हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोग आई नो आप लोग अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं ट्वेल्थ क्लास का जो है ट्वेल्थ क्लास का जो पहले सिलेबस के बारे में हम लोग अच्छा तरीका से क्लियर कर लेंगे। तो ये फिजिक्स जो है हमारा फिजिक्स के बारे में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम किए भी थे, पिछला वीडियो मैंने किया है। तो यहाँ पे विद्युत आवेश जो है मेरा सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट वाला क्या है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें क्या पढ़ना है, गॉस का परिमेय। इसमें क्या पढ़ना है हमको, गॉस का परिमेय पढ़ना है। गॉस का परिमेय होता क्या है, इस चीज को मैं अच्छा तरीका से क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को। आगे जाके जरूर आपको मिलेगा इस चीज के बारे में। विद्युत विभव के बारे में आपको अच्छा तरीका से जानना है। और थर्ड नंबर में है विद्युत धारिता तथा क्या है, विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र। इसके बारे में भी आपको अच्छा तरीका से हम बता देंगे। और मेरा सेकंड पॉइंट में क्या है, विद्युत धारा। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोग को अच्छा तरीका से पहले बताएंगे। अभी अभी फिलहाल के लिए सिलेबस पहले क्लियर कर लिया जाए स्टेप बाय स्टेप। फिर इसमें क्या है, सरल परिपथ। विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ेंगे, सरल परिपथ पढ़ लेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे इसमें, क्लियर है। और थर्ड नंबर में क्या है, चुंबकत्व। ये जो हमारा चुंबकत्व में इसमें क्या है, मैग्नेट के बारे में हम लोग अच्छा तरीका से जानेंगे। मैग्नेट क्या है, ये सब ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए है, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए है। खासकर ये फिजिक्स हमारा जो है फिजिक्स के अंतर्गत आता है ये चुंबकत्व। और चुंबकत्व में क्या पढ़ना है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अच्छा तरीका से जानना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अच्छा तरीका से जानना है। और जो चुंबक में बच गया था तो उसमें क्या था, प्रतिवर्ती धारा, जो पिछला में है थर्ड पॉइंट में हमारा जो बचा था उसमें प्रतिवर्ती धारा भी पढ़ना है। और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उसी में पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसी में पढ़ना है। और फिर मेरा फोर्थ वाला जो पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन है, जो आपके सिलेबस में है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। और प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आपको बहुत चीज़ों का क्या करना है, व्याख्या, एक्सप्लेशन और डिफिनेशन से लेके हर एक चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। और इसमें 5 नंबर में है प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र के बारे में क्या क्या आ जाता है, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसमें आता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसमें आपको अच्छा तरीका से एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आपको अच्छा तरीका से आपको पढ़ना है। और इसमें व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण आप 10th में नहीं पढ़े होंगे, यहाँ पे 12th में आपको अच्छा तरीका से पढ़ना है। ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। और यहाँ पे क्या था, वर्ण विक्षेपण, तरंग सिद्धांत, सब आपको पढ़ना है। किसमें, प्रकाशिक यंत्र में। प्रकाश का विद्युत प्रभाव भी पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र में। और 6 नंबर में क्या है, परमाणु की संरचना। ये जो परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो नाभिकीय भौतिकी आता है। अर्धचालक और गेट, नाभिकीय भौतिकी अर्धचालक के बारे में आपको अच्छा तरीके से पढ़ना है। लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना है। और संचार यंत्र 7 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, संचार यंत्र। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट मेरा सिलेबस का फर्स्ट जो मेरा पॉइंट था उसके अंतर्गत मेरा क्या है, इतने सारे पॉइंट है। पहला नंबर मेरा क्या था, फर्स्ट पॉइंट सिलेबस में क्या था मेरा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको अच्छा तरीका से जानना है। तो इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, चार्ज का मतलब आवेश, इसी तरह से इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत और फील्ड का मतलब हो गया क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें कैटेगरी मैंने बांट दिया है, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। मतलब मैंने 2 पार्ट में क्या क्या है, चेंज कर दिया है। तो फर्स्ट वाला पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, वैद्युत आवेश, विद्युत आवेश मतलब विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश दोनों एक ही है। विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण नियम इसमें पढ़ना है, जो ये 2 नंबर का आता है बोर्ड में। आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम का सिद्धांत। और ये कूलॉम का जो नियम है ये भी 3 नंबर में पूछता है हमारे बोर्ड में। कूलॉम का नियम हो गया, 2 बिंदु आवेशों का बीच बल, 2 बिंदु मतलब 2 बिंदु है और उनके बीच में क्या करना है, बल ज्ञात करना है। 2 बिंदु मतलब यहाँ पे 2 बिंदु क्या है, 2 बिंदु आवेश के बीच में बल ज्ञात करना है। ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। अध्यारोपण का सिद्धांत,
अध्यारोपण का सिद्धांत आपको जानना भी जरूरी है। ये भी हमारे इस सिलेबस के अंतर्गत है। सिलेबस का इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर्गत है, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंतर्गत है। और आवेश का वितरण नियम, आवेश का भी वितरण नियम है, इसके बारे में भी हम लोग को अच्छा तरीका से जानना है। और कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, तो ये तो मेरा 5 मार्क्स का ही कैटेगरी नंबर 2 है। ये जो है 3 और 2 नंबर के लिए कैटेगरी नंबर 1 को हम लोग क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि कैटेगरी नंबर 1 जो है इसमें से 2-2 नंबर या 3-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और सेकंड नंबर जो है वैद्युत क्षेत्र, इसको सेकंड नंबर का 5 मार्क्स का इसमें एक्सप्लेनेशन है, जो आपको अच्छा तरीका से मैं बताऊंगा। फर्स्ट में क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो आपको जानना है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ये भी आपको जानना है। विद्युत क्षेत्र के रेखाएं भी पढ़ना है आपको, विद्युत क्षेत्र का रेखाएं इसी में पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अच्छा से जानना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हमारा 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर आ जाता है, बट इसका जब एक्सप्रेशन देगा 5 मार्क्स में आता है आपको। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, पहले तो ये विद्युत द्विध्रुव का क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफिनेशन देना है। फिर इसी के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ज्ञात करना है, जो 5 मार्क्स का आता है बोर्ड में। और फिर क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करना, ये भी जो है 5 मार्क्स का आपका बोर्ड में आता है। तो ये दोनों को आपको केयर करना होगा। और ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत, और ये जो है विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसके विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ये करना है, एक्सप्रेशन करना है। तो ये सब किस में आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट। इसके अंतर्गत मैंने 2 पार्ट को क्या किया है, चेंज किया है। कैटेगरी नंबर 1 जिसमें क्या क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने इसमें लाया है। और विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण नियम, कूलम नियम 3 नंबर में हमेशा पूछता है। कूलम का नियम, 2 बिंदु आवेशों का बीच बल, 2 बिंदु आवेशों का बीच का बल को ज्ञात करना, अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का वितरण नियम। और कैटेगरी नंबर 2 में आता है विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेशों के कारण, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र इसमें पढ़ना है, अच्छा से जानना है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक्सप्लेनेशन करना है, ज्ञात करना है। और समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप मतलब समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण पर मतलब क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने को आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। वहाँ तक तो मैंने कैटेगरी बांट दिया कि 2 चीज़ को आप लोग उसमें अब दोनों चीज़ के अंतर्गत जो फर्स्ट वाला मेरा कैटेगरी था उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा से तरीका से हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक को अच्छा से आप लोगों को परखना है, नॉलेज लेना है कि बेसिक क्या है मेरा। तो फर्स्ट में क्या होता है, तो अब हम लोग चलते हैं वैद्युत स्थितिकी के बारे में। वैद्युत स्थितिकी के बारे में पहले लिखते हैं वैद्युत स्थितिकी, इसको हम वैद्युत स्थितिकी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए, तभी तो आगे जाके जो भी मेरा डिफिनेशन होगा और एक्सप्लेनेशन होगा आपको क्या होगा, क्लियर वे में समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा आता है इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और मेरा जो मिडिल पार्ट हो गया जिसमें मैंने प्रोटॉन को रखा है, प्रोटॉन हो गया। इसी तरीक़ा से न्यूट्रॉन हो गया। तो डू यू नो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक।
और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, शून्य होता है। क्या, व्हाट इज दिस, न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज को दर्शाया जाता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज से दर्शाया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश, कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। ठीक, और ये तो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, डू यू नो? अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे अगर एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 गुने 10 पे पावर 90, ये हो गया। ठीक है, और ये प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 गुने 10 पे पावर माइनस, ठीक। और इसी तरह से न्यूट्रॉन जो होता है, आवेश जब भी कोई पूछेगा न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है, जो शून्य होता है। न्यूट्रॉन हमेशा आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन हमेशा आवेशहीन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये 1 नंबर में आपको पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे यही प्लस रहेगा, ठीक, -19 कूलम। और न्यूट्रॉन मेरा क्या है, 0 हो गया। ठीक, अब इस पे क्या होता है, मास का व्याख्या कर लेते हैं। तो 9.1 गुणे 10 पे पावर -31 kg होता है। ठीक, और इसी तरह से इसका प्रोटॉन का जो होता है 1.67 गुणे 10 पे पावर -27 kg होता है। सेम इसका ही होता है 1.67 गुणे 10 पे पावर -27 kg। ये क्या है, जहाँ kg आया वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को दर्शाया जा रहा है, मास को व्याख्या किया जा रहा है। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि इस चीज से यही पता चलता है कि आवेश जो है दुनिया के सारे वस्तु पे क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकते हैं। आवेश जो है दुनिया के सारे वस्तु पे चेंज हो सकता है, बट मास जो है किसी भी वस्तु पे हो सकता है, मास जो है ऑलरेडी हर एक वस्तु पे होता है। मास जो है दुनिया के सारे वस्तु पे ही मौजूद होता है, लेकिन चार्ज जो है बदलता रहता है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो इस कथन से हम कह सकते हैं कि जो मेरा है द्रव्यमान, ये चीज देख के हम बता सकते हैं कि द्रव्यमान जो है सब में होता है, इलेक्ट्रॉन में है, प्रोटॉन में है, न्यूट्रॉन में है, और जितना भी सारे वस्तु होते हैं सब तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही सब सामान, और जो भी चीज बने होते हैं सब तो कण से ही बने होते हैं, हर एक कण से बने होते हैं। तो ये जो है इसमें क्या है, मास ऑलरेडी होता है, दुनिया के सारे वस्तु पे मास अवेलेबल है, बट उस पर चार्ज जब कोई पूछेगा तो क्या बताना है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन से भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जब चार्ज मेरा है, प्रोटॉन पे चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस है और ये माइनस हो गया और शून्य हो गया। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है हमेशा, मतलब हमेशा कह नहीं सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, चार्ज है भाई, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस जीरो। बट ये मास है ना, मास आपको होगा ही होगा। कोई भी अगर वस्तु है तो उसका मास होगा, कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा, कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा। क्लियर? हाँ, मजा आ रहा भाई। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग जानते हैं वैद्युत स्थितिकी, जब मेरा टॉपिक चल ही रहा है तो इसका डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। कौन?